कामिनी ने मोम जामे में लिपटे फोटो फ्रेम को आराम से बाहर निकाल लिया। जैसा उसे चाहिए था बिल्कुल वैसा ही बन पड़ा था वो तस्वीरों से सजा फोटो फ्रेम। उसे वो बैठक की दीवार पर सजाना चाहती थी। ब्लैक एंड वाइट और रंगीन तस्वीरों वाला वो पिक्चर कोलाज वाकई बहुत सुंदर लग रहा था। राजीव और कामिनी की तस्वीरों के बीच रुद्र की भी कुछ तस्वीरें थी। होठों पर शरारती मुस्कान लिए रुद्र का मासूम सा चेहरा। उसने प्यार से बेटे के फोटो को चूम लिया और फ्रेम को वहीं कालीन पर रख हथौड़ी और कील ढूंढने स्टोर रूम में चली गई। वो इसे राजीव के ऑफिस से लौटने से पहले दीवार पर सजा देना चाहती थी, उसे सरप्राइज देने के लिए। वैसे उसके दफ्तर से लौटने में अभी काफ़ी वक्त था, तब तक रुद्र भी स्कूल से लौट आएगा। लिविंग रूम की मुख्य दीवार पर उसने उस फोटो कोलाज को टांग दिया। फिर उसे हर कोण से निहार कर पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद अपने बाकी कामों में जुट गई। रसोई का काम निपटाकर वो कुछ देर सुस्ताने के लिए टीवी के सामने बैठी ही थी कि मोबाइल की घंटी बज उठी। उसने नंबर देखा। फ़ोन रुद्र के स्कूल से था। जल्दी से फ़ोन रिसीव किया। जी मैं बस अभी पहुंचती हूँ, कहकर कामिनी ने बात खत्म की और फिर हड़बड़ी में अपना पर्स उठाया। उस खबर का उस पर जैसे वज्रपात हो गया था। उसे तुरंत रुद्र के स्कूल पहुंचना था। ऑटो वाले को किराया देकर कामिनी स्कूल परिसर में दाखिल हुई। लगभग भागती हुई बेटे की क्लास की तरफ गई। रुद्र की क्लास टीचर उसे सामने से आती दिखाई दी तो वो बदहवास सी बोली, क्या हुआ है मेरे बेटे को, कहाँ है वो? उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से जोर जोर से धड़क रहा था। आइए मेरे साथ, कहकर क्लास टीचर उसे एक कमरे में ले गई। ये स्कूल का मेडिकल रूम था, जहाँ तबीयत ठीक ना होने पर बच्चों को आराम करने भेजा जाता था। एक कोने में लगे बेड पर रुद्र को लिटाया गया था। उसकी आंखें बंद थी। कामिनी लपक कर उसके पास पहुंच उसे गोद में उठा लिया और फिर बोली, रुद्र रुद्र क्या हुआ? आंखें खोलो बेटा, देखो मम्मा आई है। कामिनी की आवाज़ सुनकर रुद्र आंखें खोलकर मम्मा मम्मा करते हुए उससे लिपट गया। कामिनी दुविधा की स्थिति में कभी रुद्र तो कभी उसकी टीचर को देखने लगी। रुद्र को यहाँ मेडिकल रूम में किस लिए लाया गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चिंता की कोई बात नहीं है मैडम, रुद्र अब बिल्कुल ठीक है। दरअसल आज गेम्स पीरियड में फुटबॉल खेलते हुए अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। आपके यहाँ पहुँचने से कुछ देर पहले ही इसे होश आया है। हमने इसे ग्लूकोज वगैरह चढ़ा दिया है। अब आप इसे घर लेकर जा सकती हैं। मगर ये बेहोश हुआ कैसे? पहले तो कभी इसके साथ ऐसा नहीं हुआ। कामिनी हैरान थी। शायद खेलने की वजह से रुद्र को कुछ ज़्यादा थकान हो गई होगी। वैसे तो ये क्लास में एकदम चुस्त है, क्यों चैंपियन? कहते हुए टीचर ने रुद्र के बालों में हाथ फेरा तो वो मुस्कुरा दिया। हाँ मम्मा, अब मैं ठीक हूँ। नन्हा रुद्र माँ के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर तसल्ली देने लगा। कामिनी रुद्र को घर ले आई। उसे उसकी पसंद का खाना बनाकर खिलाया। फिर जब वो टीवी पर अपना पसंदीदा कार्टून देखने में व्यस्त हो गया तो कामिनी ने राजीव को फ़ोन मिलाया। रुद्र के अचानक बेहोश होने की बात जानकर राजीव भी घबरा गया। फिर कामिनी को उसका ध्यान रखने को कहे खुद ऑफिस से जल्दी लौटने का वादा कर फ़ोन रख दिया। शाम को जब राजीव ऑफिस से घर लौटा तो उसके हाथ में बेटे के लिए खिलौने और उसकी पसंद की चॉकलेट्स का एक डिब्बा था। आते ही राजीव ने रुद्र को बाहों में भर लिया। रुद्र में राजीव की जान बसती थी। कामिनी उन दोनों को देखकर धीमे से मुस्कुरा दी। रुद्र की तबीयत अब ठीक लग रही थी। राजीव के लाए खिलौनों और चॉकलेट्स को देखकर वो खुश हो उनसे खेलने लगा। कामिनी ने राजीव को स्कूल में हुई सारी बात बताई। शायद धूप में खेलने की वजह से चक्कर आ गया हो। तुम फिक्र मत करो, हो जाता है कभी कभी ऐसा, राजीव ने कहा। उसे मालूम था
कि रुद्र को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है। इतना छोटा बच्चा गर्मी और थकान बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा। रुद्र पहले की ही तरह चपलता से खेलने में मशगूल था। उसे इस तरह हंसता खेलता देखकर राजीव और कामनी की जान में जान आई। रुद्र के जन्म के बाद कामनी और राजीव की दुनिया ही बदल गई थी। दोनों बड़े नाजों से अपनी इकलौती औलाद को पाल रहे थे। शहर के नामी स्कूल में पढ़ा रहे थे। उसकी हर छोटी बड़ी फरमाइश पूरी करते। उसे छींक भी आती तो राजीव सारा घर सिर पर उठा लेता। इस घटना के बाद रुद्र फिर सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या जीने लगा था कि एक दिन फिर यही हादसा हो गया। घर में खिलौने से खेलते वक्त रुद्र को एक बार फिर बेहोशी का दौरा पड़ा। राजीव और कामनी उसे तुरंत अस्पताल ले गए। उसे तेज बुखार भी चढ़ाया था। डॉक्टर ने रुद्र की नब्ज टटोली। स्टेथोस्कोपी से उसके दिल की धड़कनें सुनी। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है हमारे बेटे को? क्यों ये बार बार बेहोश हो जाता है? घबराई हालत में कामनी और राजीव ने पूछा। अभी कुछ भी बता पाना मुश्किल है। इसके कुछ टेस्ट करवाने होंगे। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। कुछ ही देर बाद रुद्र की रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने राजीव को अपने कैबिन में बुलाया। कामनी रुद्र के पास ही बैठी रही। डॉक्टर ने कहा, देखिए, रिपोर्ट से जो पता चला है उसके लिए आपको बड़ी हिम्मत से काम लेना पड़ेगा राजीव। क्या बात है डॉक्टर साहब? कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? राजीव की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। बात चिंताजनक ही है राजीव, पर एक डॉक्टर होने के नाते हम आपसे यही कहेंगे कि हिम्मत से काम लीजिए। नामुमकिन कुछ भी नहीं। आखिर बताइए तो कि बात क्या है? राजीव का दिल जोर से धड़कने लगा था। देखिए, आपके बेटे को रीढ़ की हड्डी का कैंसर है। ये सुनते ही राजीव का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बोला, ये नहीं हो सकता डॉक्टर। इतने छोटे बच्चे को कैंसर कैसे? ये नहीं। शब्द उसके हलक में अटकने लगे। मन ही मन सोचने लगा कि काश ये खबर झूठ निकले, काश ये टेस्ट रिपोर्ट गलत हो, क्योंकि उसका मन ये मानने को कतई तैयार नहीं हो रहा था। राजीव, बीमारी उम्र नहीं देखती। आप हिम्मत रखिए। ये रोग गंभीर तो है मगर लाइलाज नहीं है। हमारे अस्पताल में हर आधुनिक सुविधा उपलब्ध है। हम आज से ही रुद्र का इलाज शुरू कर देते हैं। बस आप कुछ औपचारिकताएं पूरी कर दीजिए। लड़खड़ाते कदमों के साथ राजीव कामनी के पास पहुंचा। रुद्र आंखें मूंदे कामनी से एक कहानी सुन रहा था। उसके भोले चेहरे पर शांति थी। राजीव की आहट सुनकर उसने धीरे से आंखें खोली। बोला, पापा, मुझे यहाँ नहीं रहना, घर जाना है। और उसने राजीव का बाजू पकड़ लिया। हाँ बेटे, हम बहुत जल्दी घर जाएंगे, राजीव ने भर्राए गले से कहा और फिर रुद्र को छाती से लगा लिया। थोड़ी देर बाद वो नींद की आगोश में चला गया। बीमारी से हुई कमजोरी अब उसके चेहरे पर साफ दिखने लगी थी। खुद पर काबू करते हुए राजीव ने कामनी को धीरे धीरे सब बताया। जो वज्रपात राजीव पर हुआ था वही कामनी पर भी हुआ। उसने कातर नज़रों से सोए हुए बेटे की ओर देखा। ये कैसा मजाक किया कुदरत ने। उन्हें दुनिया में जो चीज़ सबसे प्यारी है उसे ही छीनने की साजिश रच दी। कुछ समय बाद रुद्र को गोद में लिटाए दोनों घर आ गए। इलाज में लाखों रुपए खर्च होने थे, जिसके लिए कामनी ने अपने सारे गहने राजीव के सामने लाकर रख दिए। बोली, कुछ भी करो, मेरे बच्चे को बचा लो प्लीज़ राजीव, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। और फिर माथा पकड़ वहीं ज़मीन पर बैठ जोर जोर से रोने लगी। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा कामनी। इसके इलाज में भले ही सब कुछ बिक जाए मगर इसे कुछ नहीं होने दूंगा, कह राजीव ने कामनी को बाहों में थाम लिया। पति के कंधे पर सिर रख कामनी सारी रात आंसू बहाती रही। रो तो राजीव भी रहा था मगर दिल ही दिल में। उसके कंधों पर एक बाप और पति होने की जिम्मेदारी जो थी। इस मुश्किल घड़ी में वो खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहता था।
रुद्र रह रहकर नींद से जाग उठता था। वह उन दोनों को देखता तो दोनों झट से अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराकर उससे बातें करने लगते। राजीव और कामनी ने अपने मन को तैयार कर लिया था। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई को लड़ने के लिए दोनों ने हर हाल में अपने जिगर के टुकड़े को बचाने के लिए कमर कस ली थी। आए दिन दोनों रुद्र को लेकर अस्पताल के चक्कर काटते, एक के बाद एक टेस्ट करवाने के लिए भाग दौड़ करते। बीमारी अपनी शुरुआत में थी, मगर इस छोटी उम्र में कोई भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती थी। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटने की वजह से उसे संक्रमण बहुत जल्दी हो जाता। आए दिन बुखार चढ़ाता। राजीव ने सारी जमा पूंजी उसके इलाज में लगा दी। दोस्तों और रिश्तेदारी से उधार भी लिया। पैसा पानी की तरह बह रहा था, मगर रुद्र की हालत में मामूली सुधार था। अस्पताल में दाखिल रुद्र का कमजोर शरीर बीमारी से दिनों दिन कुंबलाने लगा। अब तक उसकी तबीयत खास थेरेपी और दवा से स्थिर थी, मगर यह अस्थायी इलाज नहीं था। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने राजीव और कामिनी को बोन मैरो सर्जरी के बारे में बताया। रुद्र को अपने माता पिता में से किसी एक का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता था, जो उस जानलेवा बीमारी का एकमात्र अस्थायी उपचार था। कामिनी और राजीव इसके लिए तैयार थे, पर दोनों के ही बोन मैरो नहीं मिल पाए। ये बेहद निराशाजनक बात थी, क्योंकि सर्जरी के लिए बोन मैरो डोनर मिलना बेहद ज़रूरी था। मगर डॉक्टर, ये कैसे हो सकता है? हम इसके माँ बाप हैं, राजीव ने पूछा। ज़रूरी नहीं है राजीव, कभी कभी माँ बाप में से कोई भी डोनर नहीं बन पाता। हालांकि ये बहुत कम होता है। आमतौर पर पिता या माँ का या फिर सगे भाई बहन का बोन मैरो मैच हो जाता है। खैर, हम हार नहीं मान सकते। हमें बच्चे के लिए जल्द से जल्द एक डोनर ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। एक आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। इतनी जल्दी कहाँ मिलेगा डोनर जो रुद्र को नई जिंदगी दे सके? सोच में डूबा राजीव कमरे के चक्कर लगा रहा था। कामिनी उसे चुपचाप देखती रही। उसके मन की उथल पुथल उस वक्त कोई नहीं समझ सकता था। रात भर रह रहकर उसे कुछ कचोटता रहा। ग्लानि, पछतावा, अपराध बोध या फिर कुदरत का खेल। कामिनी समझ ही नहीं पा रही थी कि अचानक उनकी हंसती खेलती जिंदगी में ये कैसा जलजला आ गया। क्यों आज वो इस दोराहे पर खुद को खड़ा पा रही, जहाँ एक ओर रुद्र की जिंदगी का सवाल है तो दूसरी ओर वो राज जो उसके सीने में आज तक दफन है। क्या करे वो, क्या ना करे? अजीब कसमकस थी मन में। अब कोई चारा भी तो नहीं रहा। अब चाहे जो भी सजा मिले, अपनी औलाद की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है उसके लिए। कामिनी रात भर सोचती रही, क्या कहेगी राजीव से, किस तरह कहेगी? शब्दों को तौलती रही। कहना तो पड़ेगा ही, वरना अनर्थ हो जाएगा। अब वक्त आ गया था कि वो इस राज से पर्दा उठा दे। किसी फिल्म की रील की तरह सारी बातें उसके जहन में घूमने लगी। वो कितना खुशगवार दिन था जब वो राजीव की दुल्हन बनकर उसके घर आई थी। राजीव जैसा प्यार करने वाला पति पाकर उसको मानो दुनिया भर की खुशियाँ मिल गई थी। एक नए शहर में अपनी नई गृहस्थी की शुरुआत के वे खूबसूरत दिन उसे आज भी याद थे। सुनो, मेरा चयन हो गया है। अगले सोमवार से मैं काम पर जाना शुरू कर दूंगी। सुबह का नाश्ता बना जाया करूंगी। कामिनी को नई नौकरी मिलने की जितनी खुशी हो रही थी, उससे ज़्यादा चिंता राजीव के खाने पीने को लेकर थी। ठीक है बाबा, कई बार तो बता चुकी हो, अपनी नई नवेली दुल्हन को बाहों में भरते हुए राजीव बोला। बार बार बताना ज़रूरी है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम बिना कुछ खाए पिए ही ऑफिस निकल जाओगी, इसलिए तुम्हारा नाश्ता बना जाया करूँगी। बस ओवन में गरम करके खा लिया करना। जो हुक्म रानी साहिबा। राजीव ने प्यार से उसका गाल चूम लिया। एक अच्छे पति की तरह वो कामिनी की सारी बातें मान लेता था। दोनों सुबह अपने अपने काम पर चले जाते थे। वीकेंड की छुट्टी में दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते।
उनकी जिंदगी प्यार से लबरेज थी। यूं ही 3 साल किसी सुखद सपने से गुजर गए। फिर धीरे धीरे कामनी को एक बच्चे की चाह होने लगी। हम उम्र सहेलियां 1 या 2 बच्चों की माएँ बन चुकी थी। उन्हें देखकर उसका भी दिल चाहता कि उसके आंगन में भी बच्चे की किलकारियां गूंजे। अब हमें भी 2 से 3 होने के बारे में सोचना चाहिए। मेरा बहुत मन करता है कि हमारे घर में भी एक नन्हा बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारा सा हो, उसने एक दिन राजीव की नाक खींचते हुए कहा। राजीव को अपनी कंपनी से प्रमोशन मिलने वाली थी। आजकल वो रात दिन अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाने में जुटा था। ये प्रमोशन उसके सुनहरे भविष्य के सपने को पूरा कर सकती थी, मगर ऑफिस में उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले और भी बहुत थे। ऐसे में उसे अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करके किसी भी तरह इस प्रमोशन को पाना था। राजीव पत्नी की हर बात से इत्तेफाक रखता था, मगर इस वक्त उसके जीवन में बच्चे से ज़्यादा ज़रूरी उसका कैरियर था। वो इस समय बच्चे की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेना चाहता था। राजीव ने कामनी को कुछ और वक्त तक इंतजार करने को कहा। इस तरह 1 साल और बीत गया। राजीव तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा था और कामनी बच्चे की चाह में दिन ब दिन और बेचैन होने लगी। उसने कई बार कोशिश की, मगर हर बार असफलता ही हाथ आती। लाख चाहने के बावजूद वो मां नहीं बन पा रही थी। हिम्मत मत हार, मेरी एक परिचित मशहूर लेडी डॉक्टर हैं, मैं तुझे उनके क्लिनिक का पता दे देती हूँ। तो उनसे एक बार मिल ले, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। एक दिन उसकी एक सहेली ने कहा। अपनी सहेली के बताए पते पर पहुंचकर कामनी डॉक्टर से मिली। डॉक्टर से बहुत सी बातें पूछने के बाद डॉक्टर ने उसे पति के साथ आकर कुछ टेस्ट करवाने को कहा। ये जानते हुए भी कि कामनी मां बनने के लिए बहुत उतावली है, राजीव का रवैया इस मामले में बेहद ठंडा था। क्या ज़रूरत थी बेकार में डॉक्टर के पास जाने की? आज नहीं तो कल बच्चा हो ही जाएगा। तुम बिना बात इतना परेशान हो रही हो बच्चे के लिए, राजीव बोला। तुम नहीं समझोगे राजीव, मैं माँ बनने के लिए तरस रही हूँ और कितना इंतजार करेंगे हम। कब से तो कोशिश कर रहे हैं, और ये भी तो हो सकता है शायद मुझ में या फिर तुम में कोई कमी हो। टेस्ट से सब पता चल जाएगा। राजीव के चेहरे से लगा कि उसे कामनी की ये बात चुभ गई। कामनी का मतलब कहीं ये तो नहीं कि मेरे अंदर पिता बनने की क्षमता नहीं है? तुम ये कैसे कह सकती हो कि मेरे अंदर कोई कमी है? ऐसा नहीं हो सकता, मुझ में कोई कमी नहीं है। अपनी मर्दांगनी पर आघात लगता देख राजीव का लहजा कड़वा हो उठा। कामनी चुप हो गई। उसे पति का कटु व्यवहार बहुत खला। इस बात को लेकर दोनों में कुछ दिनों तक मनमुटाव चलता रहा। ना जाने कितने पापड़ बेले कामनी ने किसी भी तरह राजीव को टेस्ट के लिए राजी करने के लिए। भोर होने में अभी देर थी। रुद्र के सिरहाने बैठा राजीव नींद की बोझिलता से ऊँघने लगा। कामिनी ने जाकर उस पर कंबल डाला तो वो उठ बैठा। रुद्र धीमे धीमे सांसें भर रहा था। दोनों की नज़रें उसकी उठती गिरती छाती पर थी। दोनों एक दूसरे की नज़रों से छिपकर चुपके चुपके रो पड़ते। वक्त जैसे रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा था। तुम थोड़ी देर आराम कर लो कामिनी, राजीव बोला। कामिनी, अब वक्त नहीं बचा, बता दो राजीव को सारा सच। शायद इस सच से ही रुद्र की जिंदगी बच जाए, कामिनी के मन ने कहा। उसके लिए अब और सहना मुश्किल हो गया था। राजीव, उसने अचानक पुकारा। बोलो, रुद्र को डोनर मिल सकता है। अच्छा, कौन है वो? तुम जानती हो क्या उसे? फिर तो रुद्र का जल्द से जल्द इलाज हो सकेगा। राजीव के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी चमकी। हाँ, मैं जानती हूँ, मगर तुम नहीं जानते उसे। तुम्हें उसे ढूंढने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। करोगे ना? हाँ कामिनी, अपने रुद्र के लिए मैं कुछ भी करूँगा। कामिनी ने अपनी अलमारी में साड़ियों की तहों के बीच छिपाकर रखी उस पुरानी फाइल को बाहर निकाला। राजीव के साथ वो उसी क्लिनिक में गई जिसका पता उसकी सहेली रोमा ने दिया था।
उसने हाथ जोड़कर डॉक्टर को सारी बातें बताकर मदद करने के लिए कहा। राजीव कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेडी डॉक्टर ने उन्हें मदद का भरोसा दिया और दूसरे ही दिन कामिनी को फ़ोन करके क्लिनिक में मिलने बुलाया। कामिनी, यूँ तो हम अपने क्लाइंट की प्राइवेसी मेंटेन रखते हैं, मगर तुम्हारी परेशानी गंभीर है, इसलिए डोनर से इजाज़त लेकर ही मैं तुम्हें ये पता और फ़ोन नंबर दे रही हूँ। तुम जाकर मिल लो। मुझे उम्मीद है तुम्हारे बेटे का इलाज हो जाएगा। अब तो बताओ ये क्या माजरा है, हम किसे ढूंढ रहे हैं? राजीव बेचैन स्वर में बोला। उसके साथ गाड़ी में बैठी कामिनी बार बार विषय बदल रही थी। रुद्र को फिर से तेज बुखार चढ़ आया था, जिसके लिए उसे फिर से अस्पताल में रखना पड़ा था। उस फ्लैट के दरवाजे पर नेम प्लेट लगी थी, यही पता था। कामिनी ने घंटी दबा दी। राजीव को उसने गाड़ी में ही इंतजार करने के लिए बोला। कम उम्र दिखने वाले एक युवक ने दरवाज़ा खोला। कामिनी झट उसे पहचान गई। एक आखिरी उम्मीद मन में लिए कामिनी उस नौजवान के सामने सोफे पर बैठी थी। एक माँ की ममता उससे क्या क्या नहीं करवाती। दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी दोनों का अंश रुद्र में मौजूद था। जिस दिन राजीव को प्रमोशन मिली, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। कामिनी को अपनी गोद में उठाकर उसने सारे घर में घुमा दिया। खुश तो कामिनी भी बहुत थी राजीव के लिए, मगर कुछ और भी था जिसकी उसे शिद्दत से चाह थी। राजीव कामयाबी के नशे में इतना चूर हो गया कि उसे कामिनी के भीतर का खालीपन दिखकर भी नहीं दिख पा रहा था। टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले ही वो 2 सालों के लिए अमेरिका चला गया। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर से उसे पता चला कि कामिनी अब तक माँ इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि राजीव कभी पिता नहीं बन सकता था। कामिनी के ऊपर जैसे ये सुनकर गाज गिर पड़ी कि मातृत्व सुख से वंचित रहने के पीछे उसके अपने पति की नपुंसकता है। राजीव की ये शारीरिक कमी कैसे बता पाएगी कामिनी उसे? वो इस बात से कितना आहत होगा, इस बात से कामिनी बखूबी वाकिफ थी। तो क्या मेरी माँ बनने के सारे रास्ते बंद हैं? कामिनी ने कातरता से पूछा। ऐसी बात नहीं है कामिनी, तुम कोई बच्चा गोद लेकर भी माँ बनने का सुख भोग सकती हो। हाँ, ये भी एक तरीका हो सकता है। वो और राजीव किसी बच्चे को गोद लेकर अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं। अधिकांश बेऔलाद दंपत्ति यही तो करते हैं, उसने मन ही मन सोचा। वो फिर से सोचने लगी कि कमी तो राजीव में थी, उसमें नहीं, तो वो क्यों इस सुख से वंचित रहे। उसके मन में जो चाह थी कि अपनी कोख से एक नई जिंदगी को जन्म दे, वो मधुर पीड़ा जो एक माँ जन्म देते समय झेलती है, वो खुशी जो अपने प्रतिरूप को अपने भीतर महसूस करने की होती है, तो क्या उसकी इन भावनाओं का, इन ख्वाहिशों का कोई मोल नहीं था? क्या एक पति इतना संवेदनशील बन पाएगा जो पत्नी की इन भावनाओं को समझ सके? तुम्हारी ये चाहत पूरी हो सकती है कामिनी। आज के युग में कुछ भी नामुमकिन नहीं। यदि तुम चाहो तो किसी और के स्पर्म से गर्भवती हो सकती हो, डॉक्टर ने कहा। कामिनी को दुविधा में देखकर डॉक्टर ने उसे आश्वस्त किया कि ये पूरी तरह से एक मेडिकल प्रक्रिया है जिसमें बिना किसी पर पुरुष संसर्ग के उसे गर्भ ठहर सकता है। चक्की के 2 पाटों के बीच पिस कर रह गई थी कामिनी की जिंदगी। सच बताने से पति के अभिमानी पौरुष को ठेस पहुंचती थी और चुप रहने से उसके अंदर की औरत घुट घुट कर मर जाती। बड़े मान मनौवल के बाद ही राजीव संतान प्राप्ति के लिए मेडिकल टेस्ट करवाने पर राजी हुआ था। बिना टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार किए ही उसने अमेरिका की उड़ान भर ली थी। कामिनी और राजीव के सपने अब अलग अलग थे। एक को सफलता की ऊंचाई छूने की चाह थी, तो दूसरे के मन में ममता का सागर हिलोरे मार रहा था। कितनी साहसी बन गई थी कामिनी अपनी लालसाओं के स्वार्थ में। झूठ का सहारा ही तो लिया था उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए, और फिर एक के बाद एक झूठ बोलती चली गई थी। एक ही भूल थी उसकी कि लाख चाहने के बाद भी
वो राजीव को सच नहीं बता पाई। जब भी वो राजीव को रुद्र से प्यार लड़ाते देखती, बात उसकी ज़बां तक आते आते रुक जाती। मन में छिपे डर ने उसे पति का गुनहगार बना दिया था। समीर एक बेहद आकर्षक नौजवान था। स्पर्म डोनर बनकर जो कुछ भी पैसे वो कमाता था, उनसे अपने शौक पूरे करता था। डॉक्टर की देखरेख में कुछ ही हफ्तों बाद कामनी को गर्भ ठहर गया। उसके अंदर का अंकुर दिनों दिन बड़ा होने लगा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इस अनुभव से गुजरना बहुत सुखद लग रहा था, जिसके लिए वो आज तक तरसती आई थी। उसकी कोख में पलती नन्ही सी जान उसे संपूर्णता का एहसास करा रही थी। राजीव को ये अचरज भरी खुशखबरी मिली तो वो भी अपने बाप बनने की खुशी में दिन गिनने लगा। कुछ महीनों बाद ही उसे अमेरिका से वापस आना था। कामनी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उनकी जिंदगी में रंग भरने के लिए ही शायद रुद्र का जन्म हुआ था। जो राजीव पहले बच्चे के नाम से ही तुनकता था, वो अब एक पल के लिए भी रुद्र को अपने से अलग नहीं करता था। मगर कुदरत भी कितनी जालिम थी। सच जानकर भी क्या राजीव रुद्र को इतना ही प्यार कर पाएगा? इस सवाल का जवाब कामनी के पास नहीं था। वो इस कड़वी सच्चाई को कब का अपने मन में दफन कर इत्मीनान से जी रही थी। मगर उसे क्या मालूम था कि एक दिन उसे कटघरे में खड़ा होना ही पड़ेगा, और आज वो दिन आ ही गया था। अपने बेटे की जिंदगी की खातिर गिड़गिड़ाती हुई उस माँ को समीर खाली हाथ नहीं लौटा पाया। रुद्र का जैविक पिता होने के कारण बहुत हद तक संभावना थी कि रुद्र से उसका बोन मैरो मैच हो जाए। नतीजा उम्मीदजनक निकला। रुद्र का ऑपरेशन कर उसके शरीर में समीर का बोन मैरो डाल दिया गया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार कर रहे उन तीनों लोगों के मन में उथल पुथल मची थी। एक अजनबी जो अनचाहा पिता था, एक माँ जिसके माथे पर बेवफाई का कलंक था, और एक पिता जिसका आज भरोसा टूटा था। समीर को कामनी से जोड़कर देखना ही राजीव के लिए हृदयघात जैसा था। रुद्र का ऑपरेशन सफल रहा। जिंदगी और मौत की लड़ाई में जीत जिंदगी को मिली, मगर पति पत्नी के बीच बहुत कुछ बदल गया। राजीव जैसे कामनी के लिए एक ही पल में अजनबी बन गया। उसकी आंखों का वो ठंडापन कामनी को भीतर तक सिहरा गया। दोनों के बीच एक खामोशी की दीवार थी जिसे तोड़ पाना अब मुमकिन नहीं था। कामनी जानती थी अब राजीव उसका कोई भी सच नहीं सुनना चाहेगा। वो राजीव की आंखों में नफरत का सैलाब देखकर सहम गई थी। वो प्रकट में शांत था, मगर कामनी समझ चुकी थी कि वो अंदर ही अंदर झुलस रहा है। कुछ दिन बाद ही रुद्र पूरी तरह स्वस्थ होकर घर आ गया। इतने लंबे अंतराल के रोग ने उसे अब कुछ गंभीर भी बना दिया था। वो अधिकतर चुप ही रहता, मगर पिता को अपने से दूरी बनाते देख अधीर हो उठता था। पापा अब मेरे साथ पहले जैसे क्यों नहीं खेलते मम्मा? वे क्यों मुझे हर वक्त तुम्हारे पास जाने को कहते हैं? बोलो ना मम्मा। पापा आजकल ऑफिस में बिजी रहते हैं ना, इसलिए। कामनी बस इतना ही कह पाती। राजीव ने खुद को ऑफिस और अपने कमरे तक सीमित कर लिया था। वो किसी से कोई बात नहीं करता था। कामनी और रुद्र जैसे अब उसके कुछ लगते ही नहीं थे। देर रात लड़खड़ाते कदमों से घर लौटता। शराब पीकर उसने अपना गम भुलाना शुरू कर दिया था। कामनी उसे दिन ब दिन इस तरह घुलते नहीं देख पा रही थी। आखिरकार उसने एक फैसला लिया। राजीव को इस दुख से आज़ाद करने का एक ही तरीका था कि वो रुद्र को लेकर खुद ही राजीव की ज़िंदगी से कहीं बहुत दूर चली जाए। वो खुद को कसूरवार समझती थी और उसकी नज़रों में उसके गुनाह की यही एक वाजिब सज़ा थी। कामनी ने एक बैग में अपने और रुद्र के कपड़े रखे और फिर अपनी माँ को अपने आने की सूचना दे दी। मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? रुद्र ने उसे बैग में सामान रखते हुए पूछा। रुद्र, हम नानी के घर जा रहे हैं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। वो रुद्र की छोटी मोटी चीज़ें समेटते हुए बोली। हम नानी के घर जाएंगे। नानी के घर जाने की बात सुनकर रुद्र बेहद खुश हो उठा।
बैग तैयार कर कामनी अपने जाने की सूचना देने के लिए राजीव के पास गई। उसने धीरे से कमरे के अंदर झांका। राजीव आंखें मूंधे बिस्तर पर लेटा था। इस थोड़े से ही अंतराल में उसका शरीर एकदम दुबला हो गया था। आंखों के इर्द गिर्द पड़े स्याह घेरे, बड़ी दाढ़ी और फीका चेहरा। खुद को रात दिन शराब में डुबोकर राजीव ने अपना क्या हाल बना लिया है। उसे देखकर कामनी का दिल रो पड़ा। बस राजीव, तुम्हें अब ये सब नहीं सहना पड़ेगा। उसे सोया जानकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। धीरे से राजीव ने आंखें खोली। कामनी को वहां देखकर बस एक पल के लिए उसके चेहरे पर कुछ भाव आए, फिर अगले ही पल घृणा से नजरें फेर ली। राजीव, मैं बस ये बताने आई हूँ कि मैं रुद्र को लेकर हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर जा रही हूँ। राजीव किसी मूर्ति की तरह अविचलित बैठा रहा। जब उसने कामनी को दोषी करार दे ही दिया था तो फिर कुछ कहने सुनने की गुंजाइश ही कहाँ बची थी। मगर आज कामनी ने ठान लिया था कि वो राजीव को सारी सच्चाई बताकर ही रहेगी। जब उसे राजीव की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर होना ही है तो ये मलाल क्यों दिल में रहे। अतः उसके मन में जो कुछ था वो सब उसने राजीव के सामने बोल दिया। राजीव, तुम्हें यही लगता है ना कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने किसी और से संबंध बनाकर रुद्र को जन्म दिया, मगर ये बात सच नहीं है। तुम्हारे सिवा मेरे जीवन में कोई और कभी नहीं आया। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम रुद्र में हमेशा किसी और की परछाई ढूंढोगे। तो इससे अच्छा है कि मैं अपने बेटे को लेकर हमेशा के लिए तुमसे दूर चली जाऊं। कामनी ने बात खत्म की। वो इस कसमकस के साथ अब और नहीं जीना चाहती थी। पति को सारी सच्चाई बताकर उसका मन कुछ हद तक सब कुछ कहने के बाद वो राजीव को टुकुर टुकुर देख रही थी। उस खामोशी में केवल घड़ी की सुई की आवाज़ थी बस। राजीव उसी तरह चुपचाप बैठा रहा। उसने नज़र उठाकर कामनी की तरफ देखा तक नहीं। उसकी कोई प्रतिक्रिया ना पाकर कामनी टूटे दिल से भारी कदमों के साथ रुद्र का हाथ पकड़कर घर की दहलीज से बाहर निकल आई। तभी अचानक रुद्र ने अपना हाथ छुड़ा लिया। ये क्या बेटा, कहाँ जा रहे हो? हमें देर हो रही है। मम्मा, मैं अभी आया, पापा को गुड बाय बोलकर। बेचारा रुद्र जानता ही नहीं था कि वो अब पापा से कभी नहीं मिल पाएगा। कामनी ने उसे जाने दिया। वो वहीं खड़ी उसका इंतजार करने लगी। टैक्सी हॉर्न बजाने लगी। कामनी ने कलाई में बंधी घड़ी देखी। ट्रेन छूटने में कम ही वक्त रह गया था। बहुत देर हो गई थी रुद्र को गए। सामान वहीं रख कामनी फिर से घर के अंदर आई। राजीव के कमरे में गई। रुद्र, चलो बेटा, देर। उसने देखा राजीव ने रुद्र को अपनी गोद में बैठा रखा था और वो रो रहा था। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा रुद्र, मैं अपने बेटे के बगैर नहीं जी सकता। राजीव ने रुद्र को कस कर सीने से लगा रखा था और वो पागलों की तरह बार बार रुद्र का माथा और गाल चूम रहा था। रुद्र भी अपने पापा के साथ रो रहा था। कामनी बुत बनी दोनों को देखती रही। आंसू तो उसके भी बह रहे थे, मगर आज ये आंसू सुकून के थे। राजीव ने सिसकते हुए नज़र उठाई। पति पत्नी ने भरी आंखों से एक दूसरे को देखा। राजीव एक हाथ से रुद्र को सीने से चपकाए, दूसरे हाथ को फैलाकर कामनी को पुकारा। कामनी, कामनी मत जाओ, मैं तुम दोनों के बिना नहीं जी पाऊंगा। कामिनी दौड़ती हुई राजीव की बाहों में सिमट गई। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।